सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो भाई सुनो। सूर्यगढ़ राज्य के हर गली मोहल्ले में ढोल पीटे जा रहे थे। नगाड़ों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। गांव के चौराहे पर राजा के सिपाही खड़े होकर जोर जोर से ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। महाराज देवव्रत जी ने घोषणा की है, जो कोई अपनी बुद्धि और चतुराई का खेल दिखाकर महाराज के अनसुलझे 3 प्रश्नों का उत्तर खोज के देगा, उसे महाराज ढेर सारा धन देकर सम्मानित करेंगे। इतना धन कि उसे पूरी जिंदगी कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह! अरे भाई, ये तो बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता रखी है महाराज ने। अगर बुद्धि से इतना कमाया जा सकता है तो फिर खेतों में पसीना बहाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर देर किस बात की, हम सभी चलते हैं राजमहल। जो सबसे बुद्धिमान होगा वही महाराज से इनाम प्राप्त करेगा। जब ये सब बातें चल रही थी, तभी वहां पर खड़ी एक लड़की मीरा सुन लेती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे भी राजमहल जाकर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर मैं अपनी बुद्धि से ये परीक्षा जीत गई तो मेरे तो भात ही खुल जाएगी। मजे ही मजे होंगे। अभी जल्दी से दीदी को जाकर भी बताती हूँ। इतना बोलकर मीरा जल्दी से अपने घर की तरफ चल देती है। उनका घर गांव की सीमा पर था। वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनके माता पिता नहीं थे। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। मीरा घर पहुंचती है। क्या कर रही हो गौरी दीदी? क्या तुमको पता है? चलो हम राजमहल चलते हैं। लेकिन मीरा, राजमहल क्यों जाना है? वहाँ क्या करना है? अरे दीदी, तुम्हें नहीं पता? महाराज ने 3 बुद्धि साबित करने की परीक्षा रखी है। जो उस परीक्षा को पास कर देगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा। तुम जानती हो मेरे पास कितनी बुद्धि है। मैं तो ये परीक्षा जरूर जीत जाऊंगी। चलो जल्दी चलते हैं। नहीं मीरा, इतना आसान भी नहीं है। महाराज ने पूरे राज्य के लिए ये परीक्षा रखी है, तो इस राज्य में तो तुमसे बुद्धिमान बहुत लोग होंगे, तो तुम कैसे जीत पाओगी? और अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो महाराज हमें सजा भी दे सकते हैं। अरे दीदी, तुम इतनी डरती क्यों हो? जब मैं आपके साथ हूँ तो कोई डर नहीं। अरे आप जानती नहीं, आपकी छोटी की बुद्धि कितनी तेज तर्रार है। अब चलो, समय बर्बाद मत करो। अच्छा चल, वैसे भी तू मानेगी नहीं। 1-1 रुपए के लिए तरसती है हम दोनों अनाथ बहनें। क्या पता इस बहाने हमारी किस्मत चमक जाए। इसके बाद दोनों बहनें राजमहल की ओर निकल पड़ती हैं। राजमहल पहुंचते ही सामने दरबार लगा होता है, जहां राजा देवव्रत सिंहासन पर विराजमान होते हैं और बहुत सारे लोग परीक्षा देने आए हुए होते हैं। अच्छा, तो तुम सब अपनी बुद्धि की परीक्षा देने आए हो। अब बताओ, तुम में से कौन अपनी बुद्धि का खेल दिखाना चाहता है? इतना सुनते ही एक आदमी बोला, महाराज, मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान इंसान हूँ। मैं जरूर बुद्धि की परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा। तभी मीरा उसकी बात काटते हुए बोलती है, महाराज, मैं ये परीक्षा जीतना चाहती हूँ और मैं अपनी बुद्धि से ये करके दिखाऊंगी। जरा ध्यान से सुनो, ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। ये बुद्धिमता का असली खेल है। जिसने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की है वही इसे जीत सकता है, और तुम ठहरी अनाथ, अनपढ़। महाराज, प्रजा के लिए राजा के ये विचार सही नहीं। राजा के लिए प्रजा एक समान है, तो सभी को अधिकार है कि कोई भी इस परीक्षा में हिस्सा ले सकता है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। सभी को अपनी बुद्धिमता साबित करने का अधिकार है। अच्छा, तो ठीक है। इससे पहले ये सुन लो, जो कोई लड़की इस परीक्षा में विजेता होगी उसे हमारे राजकुमार के साथ विवाह करने का अवसर मिलेगा, और जो हार जाएगा उसे उम्र भर यहाँ दासी बनकर रहना पड़ेगा।
यह सुनकर तो मीरा के मन में और भी लालच आ गया और उसने सोचा, ये मुझे पहले पता होता तो मैं गौरी दीदी को कभी साथ नहीं लाती। अब क्या करूं? जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो दीदी जीत जाएगी तो फिर मुझे इस महल की दासी बनना पड़ेगा। अरे क्या सोचने लगी लड़की, जवाब क्यों नहीं दिया? महाराज, मैं तैयार हूँ, मैं ये परीक्षा दूंगी। ठीक है, और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? महाराज, हम दोनों बहनें हैं, हमारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तुम सबको एक दिन का समय दिया जाता है। कल तक जो दुनिया की सबसे कीमती वस्तु लेकर हमारे पास आएगा, वही इस पहली परीक्षा का विजेता होगा। अब तुम सब जा सकते हो। सभी लोग राजमहल से लौट जाते हैं। मीरा और गौरी भी अपने घर लौट रहे होते हैं। मीरा के मन में यही सब चल रहा होता कि आखिर राजा को ऐसी वस्तु कैसे दूं? अब क्या करूं? राजा को सबसे कीमती चीज क्या दूं? वो खुद राजा है, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो धन भी नहीं। मैं कौन सी कीमती चीज लेकर जाऊं? मैं राजा को ऐसा क्या दूं जिसकी कोई कीमत ना हो पर वो सबसे मूल्यवान भी हो? दीदी, तुम घर जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। इतना कहकर मीरा वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद सोचने लगती है, अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। मैं दीदी को हरगिज़ नहीं जीतने दूंगी। मैं ऐसी चीज दूंगी जो राजा को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। इतना सब सोचकर वो सीधे जमींदार सेठ के घर पहुंचती है। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, आप यहाँ बैठे हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। अरे मीरा, तुम? अरे इतने दिनों से मैं तुझे आने का बोल रहा हूँ पर तू कभी नहीं आई। आज ऐसा क्या काम पड़ गया जो तू खुद मेरे पास चली आई? हाँ सेठ जी, आप तो जानते हैं कि महाराज ने बुद्धि की परीक्षा रखी है। जो उसे जीतेगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा और राजकुमार से विवाह करने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन मैं राजकुमार से विवाह करना नहीं चाहती। मैं बस अपनी बुद्धि से ये 3 परीक्षाएं जीतकर अपनी मिसाल बनना चाहती हूँ। महाराज जो धन देंगे वो सारा धन मैं आपको दे दूंगी और आपसे विवाह कर लूंगी। बस पहले आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। बढ़िया बढ़िया, चलो बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा कुछ नहीं सेठ जी, मुझे बस थोड़ा धन चाहिए ताकि मैं पहली परीक्षा जीत सकूं। जैसे ही परीक्षा खत्म होगी मैं लौटकर आपसे विवाह कर लूंगी। अच्छा, बस इतनी सी बात। रुक रुक, मैं अभी धन लेके आता हूँ। और फिर सेठ अंदर से कुछ धन लाकर मीरा के हाथ में दे देता है। ये लो मीरा, और हाँ, अपना वादा याद रखना, ठीक है? हाँ सेठ जी, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। मीरा वो धन लेकर खुश होती हुई वहाँ से निकल जाती है। चलते चलते बड़बड़ाती है, मूर्ख सेठ, सोच रहा होगा मैं राजकुमार को छोड़कर इस बूढ़े से शादी कर लूंगी। ये तो मेरी चाल में बड़ी आसानी से फंस गया और बहुत सारा धन भी दे दिया। ये तो बस मेरी चाल थी ताकि मैं धन का इंतजाम कर सकूं। मेरी बुद्धि तो सच में कमाल की है। शाबाश मीरा, शाबाश। वहीं दूसरी ओर गौरी भी सोच रही होती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं महाराज को ऐसा क्या दूं जो सबसे कीमती हो। उनके पास तो सब कुछ है, फिर मैं उन्हें क्या दूं? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी एक बुजुर्ग गांव वाला वहां आता है। क्या बात है बेटी, तू बहुत परेशान लग रही है, क्या हुआ? बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं महाराज को क्या दूं जो सबसे कीमती हो और उन्हें पसंद भी आए। उनके पास हर कीमती चीज पहले से ही है। देख बेटी, राजा को धन से कीमती नहीं, दिल की चीज चाहिए। कुछ ऐसा दे जो राजा के पास ना हो पर जो उसके दिल को छू जाए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। ऐसा तो सिर्फ एक ही चीज है।
ऐसे कि पूरा दिन बीत जाता है। अगली सुबह फिर से दरबार लगता है। हाँ, तो बताओ तुम दोनों मेरे लिए क्या चीज लाई हो जो सबसे कीमती है। तभी मीरा उत्साहित होकर बोलती है, महाराज, ये देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। इतना धन कि आप देखकर खुश हो जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत सारा धन है। भला तुम इतना धन कहाँ से लाई? महाराज, लगता है इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपको भेंट कर दी है। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा, अब तुम बताओ गौरी, तुम क्या लाई हो? महाराज, ये देखिए, मैं आपके लिए ये लाई हूँ। वो एक छोटी सी पोटली राजा को देती है। राजा पोटली खोलते हैं और हैरान हो जाते हैं। ये क्या? तुम मेरे लिए मिट्टी लाई हो? अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राजा को मिट्टी भेंट करो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे वाह, दीदी मिट्टी लेके आई है उपहार में। अब तो राजा इसे बाहर ही निकाल देंगे। ये तो परीक्षा में ही जीतूंगी। महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम सब इसी मिट्टी पर जन्म लेते हैं और इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी मिट्टी से हमारा अन्न उगता है, जिस पर हम जीते हैं। वैसे तो इस मिट्टी का कोई मूल्य नहीं, पर यह हमारे जीवन के लिए यही सबसे मूल्यवान है। मेरी नज़र में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता। चुप रहो, ये मिट्टी राजा की शान का अपमान है। तुम ये परीक्षा हार गईं। अपनी बहन से कुछ सीखो, जिसने असली कीमत का तोहफा दिया है। महाराज मीरा को विजेता घोषित किया जाए। अच्छा, ठीक है। पहली परीक्षा की विजेता मीरा होती है। हाँ, मेरा पहला कदम कामयाब हुआ। दीदी को हरा दिया। अब बस 2 और परीक्षाएं जीतनी है। ठीक है, अब दूसरी परीक्षा कल होगी। कल सुबह तुम दोनों को एक जादुई कटोरा दिया जाएगा, जिसमें से तुम दोनों को पानी पीना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जिसके मन में लालच और अहंकार होगा, वो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। ओहो, तो ये जादुई कटोरा है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे इसका जादुई असर खत्म करना पड़ेगा। मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। रात में मीरा महल से निकलती है और घने जंगल में पहुंचती है। वहां एक कुटिया थी, जिसके अंदर तांत्रिक ध्यान में बैठे थे। उसे किसी के आने की भनक लग जाती है। कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। मीरा डरती हुई तांत्रिक बाबा के सामने आती है। तांत्रिक महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत दुखी लड़की हूँ। मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं रही। कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए बाबा। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। पर तुम कौन हो और तुझे क्या चाहिए, और तू मुझे क्या दे सकती है? मीरा सारी बात तांत्रिक को बताती है। अगर मैं महाराज की परीक्षा जीत गई तो मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी और फिर मैं आपको राजा बना दूंगी। बस एक मदद कर दीजिए, वो उस जादुई कटोरे का असर खत्म कर दीजिए। जब मैं उससे पानी पीऊं तो मुझे कुछ असर ना हो, और जब मेरी बहन पिए तो उसका असर हो जाए। अरे वाह, अच्छा सौदा है। ठीक है, तो ये लो भभूत, ये ले जाओ। जब तू कटोरे से पानी पिए तो उसमें थोड़ा भभूत मिला लेना। तुझे कुछ नहीं होगा, पर जो बिना इसे डाले पिएगा उस पर उल्टा असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक महाराज। अब मैं चलती हूँ। हाँ, लेकिन सौदे की बात याद रखना, मुझे राजा बनना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं जीत के आपको राजा बना दूंगी। फिर वो भभूत लेकर आ जाती है। अरे वाह, ये हुई ना बात मीरा। मैंने तो उस तांत्रिक को भी बेवकूफ बना दिया। राज्य का लालच देकर काम निकलवा लिया। सच में मेरी बुद्धि कमाल है। अगले दिन फिर से दरबार लगा। दरबार में सब उपस्थित होते हैं। तभी राजा बोलते हैं, तो तुम दोनों तैयार हो? मंत्री जी, वो जादुई प्याला लेकर आओ। जो भी इस प्याले से पानी पिएगा, यदि उसके मन में लालच होगा तो उसके होंठ नीले पड़ जाएंगे और वो उसी वक्त मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। अगर वो सच्चा होगा तो उसे कुछ नहीं होगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा, पर दीदी आज जरूर खतरे में आने वाली है।
मीरा छुपकर प्याले में तांत्रिक की दी हुई भभूत डालकर पानी पी लेती है, लेकिन उसके इसका कोई असर नहीं होता। बहुत बढ़िया मीरा। मीरा को उस प्याले से कोई असर नहीं हुआ। ये सच में ईमानदार है। अब गौरी प्याला उठाती है और पानी पीती है। तांत्रिक के जादू के अनुसार उसके होंठ हल्के नीले पड़ जाते हैं। अरे तुम तो लालची निकली, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए हैं। मेरे अनुसार इस बार भी विजेता मीरा है और तुम ये परीक्षा भी हार गई। अब केवल एक आखिरी परीक्षा बची है। अगर इस बार भी तुम हार गई तो तुम्हें उम्र भर यहाँ दासी बनकर रहना होगा। ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है गौरी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी महाराज। अच्छा चलो ठीक है। मंत्री जी जाइए और 2 पोटलियों में धन लेकर आइए और इन दोनों को दे दीजिए। राजा का आदेश सुनकर मंत्री थोड़ी ही देर में 2 पोटलियां लाकर दोनों को एक एक पोटली दे देता है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों इस धन से क्या क्या काम करती हो और कितना अच्छा काम करती हो और कितना बुरा। ये धन तुम कहाँ लगाती हो, इससे तुम्हारी अच्छाई और बुद्धिमानी सब पता चल जाएगा। तुम दोनों को 2 दिन का समय है। दोनों धन लेकर महल से बाहर आ जाती है और घर चली जाती है। देखना दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये परीक्षा भी मैं ही जीतूंगी, तुम हार जाओगी, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। नहीं मीरा, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास भी बुद्धि है। ये सब बातें करके दोनों बहनें सो जाती हैं। तभी आधी रात को मीरा उठकर चुपके से गौरी के सारे धन को चुरा लेती है। अब तो मेरे पास बहुत सारा धन हो गया है, मैं ये सारा धन अपने पास रख लूंगी। गांव वालों को क्या पता चलेगा, और मैं नकली सिक्के बनवाकर लोगों में बांट दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुबह होते ही मीरा सारा धन छुपाकर नकली सिक्के बनवाने के लिए लोहार के पास जाती है। अरे सुनो चाचा, मुझे कुछ नकली सिक्के बनवाने हैं, क्या तुम बना दोगे? ऐसे सिक्के बनाना कि कोई पहचान ना सके। अरे मीरा, ये तो गलत बात है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर किसी को पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। ये लीजिए, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दे रही हूँ। बस नकली सिक्के बना दीजिए ताकि मैं बहुत से लोगों में बांट सकूं और महाराज को मेरी दयालुता दिखाई दे। आपको सजा नहीं होगी, मैं इस बात का वचन देती हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर मुझे इसके इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो मैं नकली सिक्के बना दूंगा। लोहार को थोड़े से सिक्के देकर मीरा बहुत सारे नकली सिक्के बनवा लेती है और गांव के चौपाल पर जाकर बांटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी जब उठी, अब जल्दी से राजा का धन लेकर सभी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर दूंगी ताकि सबका भला हो। गौरी अपने धन की पोटली ढूंढती है पर उसे पोटली वहां नहीं मिलती। ये क्या? मैंने तो धन की पोटली यहाँ रखी थी, अब कहाँ चली गई? लगता है मेरी पोटली चोरी हो गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं गांव वालों की मदद नहीं कर पाई तो शायद मैं ये परीक्षा भी हार जाऊंगी। नहीं, मुझे किसी भी तरह गांव वालों की मदद करनी ही होगी। इतना सोचकर गौरी जमींदार के पास जाती है। सेठ जी, क्या आपके पास कोई काम मिलेगा मुझे, ताकि मैं धन कमाकर किसी गरीब का भला कर सकूं? अरे तू कुछ नहीं कर सकती है। देख तेरी बहन को कितनी चतुर है और तू काम मांग रही है। मैं मेहनत पर यकीन करती हूँ। जमींदार साहब, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत दिन हो गए हमारे घर की अच्छे से सफाई नहीं हुई है, तो तुम घर की सफाई कर दो, फिर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। गौरी सुबह से शाम तक सेठ के यहाँ काम करती है। शाम को जिम्मेदार के पास जाती है जिससे जमींदार उसे 3 सिक्के देता है। मीरा 3 सिक्के लेकर गांव की ओर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक गांव वाला दिखाई देता है जो फूट फूट कर रो रहा था। क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हैं?
क्या बताऊं बेटी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अगर उसे इलाज के लिए वैद्य के पास नहीं ले जाया गया तो वो मर सकता है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैं बूढ़ा और लाचार हूं, अब मैं क्या करूं? अरे आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए कुछ पैसे, आप इन्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए ले जाइए। किसी की जान पैसों की कमी से जाने देना बड़ा पाप होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। वह पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब तो मेरे ये पैसे भी गए, इतनी मेहनत से कमाए थे, पर अगर मैंने नहीं दिए होते तो उस बच्चे की जान चली जाती। अब राजा के समक्ष में क्या उत्तर दूंगी कि मैंने सारे धन का क्या किया? वहीं दूसरी तरफ मीरा पूरे गांव में नकली सिक्के बांट देती है। सच में मीरा बेटी, तुम बहुत महान हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इससे बढ़कर पूरे गांव में कोई नहीं है। मीरा, तुम अवश्य ही रानी बनने के काबिल हो। ये सब कितने बेवकूफ हैं, इन्हें क्या पता ये सब नकली सिक्के हैं। लोग नकली सिक्के भी नहीं पहचान पाए। लगता है कुछ दिन तक कोई नहीं पहचान पाएंगे जो मैंने दिया वो नकली सिक्का है। फिर मेरी राजकुमार से धूमधाम से शादी हो जाएगी, फिर भले ही पता चले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगली सुबह सभी फिर दरबार में उपस्थित होते हैं। अच्छा, तो बताओ, तुम दोनों ने मेरे धन का कहां और कैसे उपयोग किया? महाराज, मैंने वो धन ले जाकर सभी गांव के गरीब दुखियों में बांट दिया है, जिन्हें एक वक्त का भी खाना मिलना मुश्किल था। मैंने उन सभी को वो धन दे दिया है। वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया मीरा। धन हमेशा गरीब दुखियों को देना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में थोड़ा आराम आए। और गौरी, तुमने अपना धन कहाँ इस्तेमाल किया? महाराज, जो आपने धन दिया था वह तो चोरी हो गया था, तो मैंने एक सेठ के यहाँ जाकर काम किया, और जो धन मुझे मिला उसे मैंने एक मजबूर बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि उसका बेटा बीमार था। अगर मैंने पैसे ना दिए होते तो शायद उसका बच्चा मर जाता। इसलिए मैंने मेहनत करके जो धन कमाया वो एक गरीब को दान में दे दिया। ये झूठ बोल रही है महाराज, मुझे नहीं लगता दीदी ने ऐसा कुछ किया होगा। दीदी ने वो सारा धन छुपाकर अपने पास रख लिया होगा। ये तू क्या बोल रही है मीरा? मैं तेरी बहन हूँ, तो मुझे अच्छे से जानती है, फिर ऐसा क्यों बोल रही है? आप मेरी बहन हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूं। महाराज, उसने खुद ही सारा धन चुराकर अपने पास रख लिया होगा, क्योंकि बचपन से ही उसे धन से बहुत प्रेम था, और मैं उसकी बहन हूँ तो मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। गौरी, तुम ये परीक्षा भी पास नहीं कर पाई, और तुम्हारी बहन इस तीनों परीक्षा में जीत गई है, इसलिए तुम्हें आजीवन दासी की सजा मिलेगी, और तुम आज ही काम पर लग जाओ। सैनिकों, इसे ले जाओ। और मीरा, तुम्हारी शादी कल राजकुमार से धूमधाम से कर दी जाएगी, ये मेरा आदेश है। अरे वाह, अब तो मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी। तभी मंत्री बोलता है, महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कुछ दाल में काला है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चुप हो जाइए मंत्री जी, जो भी है परिणाम हमारे सामने है, इसमें दिखाई देने वाली कौन सी बात है। आप जाइए और जाकर राजकुमार की शादी की तैयारी करिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो ईमानदारी से तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया था, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मीरा जो इतनी आसानी से जीत गई, उसने ये सब कैसे किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर उसने कुछ गलत किया है, मुझे उसे रोकना चाहिए। वह यह सब सोच ही रही थी, तभी एक सैनिक गौरी के पास आता है। गौरी, तुम दिल की बहुत नेक हो। कल जो तुमने बुजुर्ग आदमी की मदद की थी वो मेरे पिताजी थे। अगर तुमने कल वो सिक्के मेरे पिताजी को ना दिए होते तो शायद मेरा छोटा भाई इस दुनिया में न रहता। आज मुझे पता चला कि तुमने सच में 3 सिक्के मेरे पिताजी को दिए, जिससे मेरा भाई बच गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पर आप मेरी क्या मदद करोगी?
मैं तो अब यहाँ की दासी हूँ, कल तो राजकुमार की शादी भी है। अभी शादी होने में समय है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल देता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सैनिक गौरी को महल से बाहर निकाल देता है। गौरी निकल पड़ती है। मुझे इसका पता लगाना होगा कि मीरा ने ऐसा क्या किया होगा, और हाँ, उसी ने मेरा धन चुराया होगा। वो लालच में आकर कुछ भी कर सकती है। मुझे ये सब सबके सामने लाना ही होगा कि मीरा ने गलत रास्ते से तीनों परीक्षाएं पास की हैं। गौरी निकल पड़ती है। तभी उसे वो लोग दिखते हैं जिसकी मीरा ने मदद की थी। वह उसके पास जाती है और बोलती है, नमस्ते चाचा जी, क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे वो मीरा है ना, उसने मुझे 4 सोने के सिक्के दिए हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों को दिए हैं। ये सुनकर गौरी सोच में डूब जाती है। उसके पास इतने सिक्के कहाँ से आए? अगर हम दोनों के सिक्के मिलाएं तो भी इतने सिक्के नहीं होते। कुछ गड़बड़ है। अच्छा चाचा जी, आप मुझे वो सिक्के दिखा सकते हो? वह आदमी उसे अपने सिक्के दिखाता है, जिसे हाथ में लेते ही मीरा को पता चल जाता है कि ये सिक्के नकली है। जो राजा ने सिक्के दिए थे वो ऐसे नहीं थे। वह उन सिक्के को लेकर सुनार के पास जाती है। हाँ बेटी, तुम्हारा शक बिल्कुल है, ये सारे सिक्के नकली हैं। बस फिर क्या था, पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि मीरा ने सबके साथ छल किया, और फिर ये बात राजा तक भी पहुंच गई। महाराज, मेरी बहन मीरा ने सबके साथ छल किया है। उसने सभी लोगों को नकली सिक्के दिए हैं। और फिर पूरी बात गौरी राजा को बताती है। अच्छा, ऐसी बात है। सुनो मीरा, तुमने पहली परीक्षा धोखे से जीती, दूसरे में तांत्रिक के जादू से उस कटोरे का असर तोड़ा, और तीसरे में असली धन छुपाकर नकली बांटा। ये सब गलत है, तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। विजेता गौरी है, ना कि मीरा। सैनिकों, मीरा को ले जाओ और इसे कारावास में बंद कर दो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलती कर दी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी चालाक लड़की इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। महाराज, मेरी बहन को आजीवन कारावास की सजा मत दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन ने हमारे साथ और राज्य के साथ षड्यंत्र किया, फिर भी तुम उसे माफ क्यों कर रही हो? महाराज, ये मेरी इकलौती बहन है। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसे यूं कारावास में नहीं छोड़ सकती। बहुत बढ़िया, सच में तुम्हारे अंदर दया है, इसलिए मैं तुम्हें इस राज्य की रानी बनाऊंगा और तुम्हारी बहन को भी माफ कर देता हूँ। उसका दोष का भल ईश्वर उसे देगा। और मीरा, तुम अब से राजमहल के आसपास भी मत आना। चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आ गई थी। मैं रानी बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जलन की थी। अगर तुम रानी बन जाओगी तो मैं दासी बन जाऊंगी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो भगवान के लिए। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें महाराज से बचाने के लिए विनती की और आज तुम्हें आजाद कराया है। पर सुधर जाओ, अब भी वक्त है। ईमानदारी से जीवन जियो, मेहनत पर यकीन रखो। ऐसे बैठे बैठे कोई राजा या रानी नहीं बन जाते। मीरा को अपने के पर बहुत पछतावा होता है और फिर वह राजमहल से चली जाती है। राजा धूमधाम से गौरी और राजकुमार का विवाह कराते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहे पक्कू टुंच की कहानियां।